पूर्व में विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री वर्तमान में हमारे विधायक सरदार संदीप सिंह जी, और हमारी माता समान श्रीमती सावित्री जिंदल जी जो पूर्व में मंत्री रही हैं, यहाँ के पूर्व सांसद बहन श्रीमती कैलाशवर सैनी जी, विधायक इंद्री श्री रामकुमार कश्यप जी, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग पार्टी का हमारा जो मोर्चा है और पूर्व में रहे मंत्री श्री कर्णदेव कंबोज जी, पार्टी के जिला प्रधान श्री रवि वातान जी, श्रीपाल सैनी जी, श्री जवाहर सैनी जी, उपस्थित सभी अपने समाज के अथवा राजनीतिक क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति के हमारे सभी अन्य नेतागण, सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का अवसर एक इतिहास की उस गाथा को याद करने का अवसर है जब इस देश में गरीब समाज का कोई भला चाहने वाला विरला ही होता था, समाज सुधारक इस नाते से भी कोई कोई नाम होता था, महिलाओं की शिक्षा का विरोध होता था। ऐसे समय में महाराष्ट्र में जन्मे, जिनको हम जानते हैं, जिनका नाम ज्योतिबा फुले के नाम से हम जानते हैं, सन 1827 में उनका जन्म हुआ। मैं कह सकता हूं कि उस समय एक बालक ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ ऐसा नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो न्यायमूर्ति के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, एक वैचारिक के रूप में, एक लेखक के रूप में, जिन्होंने समाज को एक दिशा दी, ऐसा वो व्यक्तित्व था। उस व्यक्तित्व की गाथा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर मैं कहूं कि ऐसे ही महानुभाव से जिनका इतिहास में नाम चमकता है, उनसे प्रेरणा पाकर के अगर हमने पिछले 9.5 साल में, जिसमें मुझे 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने का एक सौभाग्य मिला, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भी उस समय मंत्री थे, बाद में ये सांसद बने, पार्टी के अध्यक्ष बने, आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री रूप में हैं। हमने भी अगर प्रेरणा ली है तो ज्योतिबा फुले जैसे व्यक्तित्व से कि समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए, खास करके गरीब समाज, अनपढ़ समाज, उसकी भलाई के लिए कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं। दीनदयाल जी उपाध्याय ने एक शब्द हमको दिया, अंत्योदय। समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति अगर उसका भला हो जाए, उसको मुख्य धारा में ले आओ तो ये समाज की खुशहाली स्वाभाविक आ जाएगी, समाज में सुख और शांति कायम हो जाएगी। तो इसलिए भाइयों बहनों, बहुत योजनाएं हमने चलाई। उन योजनाओं को इस समय बोलने का, बताने का अवसर नहीं है, किसी न किसी अन्य सभाओं में जरूर आपके सामने वो रखी जाएंगी कि कैसे हमने, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के घर में राशन पहुंच जाए, गरीब के सिर पर छत हो जाए, उसके घर में पानी का नल पहुंच जाए, बहन बेटी माता हमारी वो घर में खाना बनाती है, धुएं से उसका शरीर, आंखें खराब होती हैं, उसके घर में कैसे रसोई गैस सिलेंडर पहुंच जाए। कितने ही काम किए एक एक परिवार को संभालने के लिए कि जिसकी आवश्यकता है उसको चक्कर ना काटना पड़े, हमारे यानी राजनीतिक लोगों के घरों पर आकर के भीड़ न लगानी पड़े, बल्कि घर बैठे उसका काम होना चाहिए। चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है, चाहे घर बैठे योग्य व्यक्ति को नौकरी देने की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने की बात है, चाहे बुजुर्गों की, हमारी विधवा बहनों की, और अब तो हमने जो हमारे विदुर भाई हैं, विधुर बहन के पति का देहांत हो जाए, विधवा कहलाती है, उसकी आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन बहुत पैसे भी हमें व्यक्ति मिले जिनकी पत्नी का देहांत हो गया, बच्चे छोटे छोड़ के चली गई माँ,
उन भाइयों को भी जरूरत है, ऐसे विदुर भाइयों के अपने पेंशन चालू की है भाइयों। तो ये सब चीजें उनके घर बैठे मिलती हैं। शिक्षा, और शिक्षा का उल्लेख मैं करना चाहूंगा इसलिए, सावित्री नाम बड़ा नाम है। सावित्री एक पवित्र नाम है। आज मैं दो सावित्री को याद कर रहा हूं। एक सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले की अर्धांगिनी बनकर के और शिक्षा जगत में महिलाओं की शिक्षा की लौ जलाने में काम किया। और एक हमारी माता समन सावित्री जिंदल यहां बैठी हैं। समाज सेवा में ये परिवार भी कम नहीं है। गरीब की सेवा, समाज की सेवा, यहां तो शायद उतनी जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती होगी, लेकिन हिसार की जनता जानती है। इस परिवार का दरवाजा हर गरीब के लिए खुला है। उनको भोजन की बात, उनको मकान की बात, उनको कपड़े की बात, उनको दवाई की बात, उनको मकान की बात, सब सेवा ये करते हैं। तो ऐसी सेवा के प्रतीक, जहां तक महिला शिक्षा की बात है, उस समय आज से कितने 100 साल से ऊपर, 125 साल हो गए, बल्कि इससे भी ज्यादा समय हो गया, 150 साल पहले बच्चियों को शिक्षा के लिए अगर कोई घर से भेजता था तो उस परिवार का बायकाट होना शुरू हो जाता था कि बेटी को शिक्षा के लिए आप नहीं भेजोगे। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने जब शिक्षिका बनके स्कूल चालू किया बच्चियों का, तो स्कूल में जाते हुए उनके ऊपर घृणा की दृष्टि से देखते हुए गंदगी फेंक दी जाती थी कि महिला हमारी बच्चियों को बिगाड़ देगी, गंदगी फेंक देते थे। एक साड़ी अपने साथ थैले में डाल के ले जाती थी सावित्रीबाई फुले। स्कूल में जाने के बाद अगर कपड़े गंदे हो गए तो कपड़े बदल करके फिर बच्चियों को पढ़ाती थी। ये स्थिति थी उस समय, ये स्थिति थी। इस समाज सुधार के काम को करते हुए ज्योतिबा फुले के माता पिता को किसी ने बहका दिया कि तुम्हारा बेटा और उसकी पत्नी ये दोनों समाज को खराब कर रहे हैं। और स्थिति ऐसी आ गई कि माता पिता ने ज्योतिबा फुले को घर से निकाल दिया कि अगर ये सब काम करने हैं तो घर में नहीं रहोगे, और उन्होंने समाज के सुधार के लिए घर छोड़ दिया। एक बार तो इनके सारे स्कूल बंद हो गए, बाद में फिर से मेहनत करके, परिश्रम करके, बच्चों को ला करके अपनी मेहनत से पति पत्नी दोनों पढ़ाते थे। पैसे का खर्च तो होता नहीं था उस समय, क्योंकि दोनों ही पढ़ाते थे, लेकिन अपने जीवन यापन के लिए कैसे न कैसे व्यवस्था करते थे। बच्चियों की शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय इनके लिए था। भाई बहनों, इनके दुश्मन भी हो गए थे। एक बार ऐसा बताते हैं कि ज्योतिबा फुले रात को सोए हुए थे और कोई दो आदमी रात के अंधेरे में इनके कमरे में प्रवेश कर गए। थोड़ी आवाज हुई, आहट हुई, इन्होंने देखा कोई दो आदमी हैं। थोड़ा आवाज लगाई, कौन हो भाई, क्यों आए हो अंदर? जो लोग दो आए थे किस मकसद से आए थे मालूम है? वो ज्योतिबा फुले की हत्या करने के लिए आए थे। तुरंत एक उनमें से बोला कि ज्योतिबा आज तुझे मारने के लिए आए हैं। उठ के बैठ गए कि भाई बताओ क्यों मारना है, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? बड़ा रोचक प्रसंग है ये। तो ज्योतिबा को उन्होंने बताया, देखिए हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास काम नहीं है, लेकिन हमने काम की तलाश में घूमते ढूंढते हुए काम तो मिला नहीं, पेट भूखा है, इसलिए हमें किसी ने किराए पर हायर कर लिया है कि किसी आदमी की अगर मृत्यु हो उसका हत्या करके आओगे तुम्हें 1000 रुपये मिलेगा। आपका नाम बता दिया है कि हाँ ज्योतिबा की हत्या करे आओ, 1-1 रुपया दोनों को मिलेगा। हम तो आपकी हत्या करके 1-1 रुपया हमने तो लेना है। ज्योतिबा फुले एकदम मालूम हो क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर आपके हाथों से मेरी हत्या होती है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं गरीब को, जिसके पास अन्न नहीं है, भोजन नहीं है, उसको भोजन कराने की कोशिश करता हूँ। जो बीमार है उसको ठीक करने की, दवाई दिलाने की कोशिश करता हूँ। जो अनपढ़ है उसको पढ़ाई की कोशिश करता हूँ। और मेरी गर्दन उतार करके अगर किसी गरीब को 1-1 हज़ार रुपये मिल जाए
तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आप तुरंत अपना वार करिए और मेरी गर्दन उतार लीजिए। लेकिन जिस प्रकार का ये प्रसंग है और जैसा ज्योतिबा फुले ने उन दो आदमियों को ये बात कही, आखिर हर व्यक्ति है, अच्छा है चाहे बुरा है, मन में हृदय एक दिल होता है, उसका मन भी होता है। ये दोनों जो हत्यारे थे इनका मन पसीज गया। कहने लगे ज्योतिबा हमने अपना इरादा छोड़ दिया और आज के बाद हमने सब कुछ छोड़ दिया, अब आपकी सुरक्षा हम दोनों करेंगे। और उसके अंग रक्षक बन के खड़े हो गए ज्योतिबा के। तो ऐसे थे ज्योतिबा फुले। देश में अगर महात्मा की उपाधि मिली है तो सिर्फ दो को मिली है, या तो उस समय के महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था, देश की आजादी के लिए जो काम कर रहे थे, जनता ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। और या फिर दूसरे कोई व्यक्ति हैं तो ये ज्योतिबा फुले हैं जिनको समाज ने महात्मा की उपाधि दी है। और आखिर में तो एक समय ऐसा आया जब महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे तो जरूर महात्मा गांधी लोगों ने कह दिया है, लेकिन मैं कहता हूं सच्चा महात्मा अगर कोई मेरे ध्यान में है तो महात्मा ज्योतिबा फुले है, मेरे से बड़ा महात्मा है। मित्रों, किसानी खेती का काम करते थे, जैसे अपने समाज का काम है, किसान खेती का काम करना हमारे लिए प्रमुख पेशा है, धंधा है। और उस खेती किसानी में से अपना परिवार पालते थे, अपने और आसपास के लोगों गरीबों की सेवा करते थे और अच्छे पढ़ लिख गए थे। स्कूली पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन आयु के बाद 21 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन की थी। पहले ये 12वीं पास ही थे और ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने पुस्तकें भी कई लिखी, अच्छे लेखक बने, अच्छे विचारक बने। समाज को कैसे सुधारना है, बहुत बड़ी उनकी एक महानता रही है। आज पूरे देश में ज्योतिबा फुले के नाम को सम्मान से जानते हैं। मुझे याद है कि इससे पहले भी, स्थान तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती एक बार एक अवसर पहले भी मिला था, मैं स्वयं आया था और उसमें समाज के लोगों ने और हमारे सुभाष सैनी जी ने ये कहा कि यहाँ स्टैच्यू होना चाहिए महात्मा ज्योतिबा फुले का। हमें उसी समय स्वीकार करके आज मुझे अच्छा लगा दर्शन करके, महात्मा ज्योतिबा फुले के दर्शन किए, पुष्पार्पण किया। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि महापुरुषों की जो सीख होती है इसको हमको भी प्राप्त करना चाहिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त करना चाहिए। आज सरकारों को के अंदर उनको आकलन किया जाता है क्या कि सरकार विकास का काम करती है, कितनी सड़कें बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने अस्पताल बनाए, इसमें से लोग आंकते रहते हैं। लेकिन हमने 9.5 साल पहले कहा था कि ये व्यक्ति निर्माण, इसको भी सामने रखो। भौतिक निर्माण ठीक है, सड़कें स्कूल कॉलेज बनने चाहिए, लेकिन समाज में व्यक्ति निर्माण भी बहुत बड़ा काम है। और व्यक्ति निर्माण के नाते से हमको जहाँ से अच्छे संस्कार मिले, और अच्छे संस्कार ये जो संत महापुरुष हैं इनकी जीवनियों से अच्छे संस्कार मिलते हैं। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने के लिए आप सब लोग प्रयत्न करें। हमने भी सरकार के तौर पर संत महापुरुष विचार प्रसार योजना एक बनाई है, और संत महापुरुष विचार प्रसार योजना के अंतर्गत समाज के जितने भी ऐसे महापुरुष इतिहास के हैं उन सब की जयंतियाँ, उन सब की शताब्दियाँ, उनके सबके ऐसे दिवस वो सब मनाने की हम कोशिश करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को समाज का एक, हमारा जो अग्रणी कोई व्यक्ति रहा है, आदर्श रहा है, उसके लिए हम काम करें। हर समाज का कोई ना कोई एक व्यक्ति अग्रणी रहा है, चाहे वो संत रविदास रहे हो, चाहे वो महर्षि कश्यप रहे हों, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि रहे हों, चाहे भक्त कबीर रहे हों, धन्ना भगत रहे हों, गुरु गोविंद सिंह रहे हों, महात्मा हमारे जो गुरु गोविंद सिंह के साथ गुरु तेग बहादुर जी रहे हों, महात्मा गांधी भी हमारे लिए आदर्श रहे हैं। आज देश की आज़ादी में उन्होंने सब कुछ किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए अग्रणी हैं, प्रजापति दक्ष ये हमारे लिए अग्रणी हैं। तो ऐसे समाज के बहुत लोग हैं जिनकी जीवनी, जिनकी कथाएं, जिनकी कहानियां हमको पढ़नी चाहिए, स्वयं को भी संस्कारित करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को भी संस्कारित करना चाहिए। इस अवसर पर मैं आपको महात्मा ज्योतिबा फुले के इस जयंती अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और साथ ही अपने नए मुख्यमंत्री, ये भी कहानी लंबी चली है, वो आज बताने का अवसर नहीं है,
लेकिन मेरे बड़े पुराने साथी 1995 से हम लोग साथ थे। हमारा इनकी आयु का एक पीढ़ी का लगभग अंतर है, तो अगली पीढ़ी को सब लोग अपना कोई ना कोई वारिस बना के चले जाते हैं। तो इस नाते से अगली पीढ़ी के हमारे नेता नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया, तो इनको बहुत बहुत हम सब लोग की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो योजनाएं समाज के लिए चलाई गई हैं, चाहे वो ज्योतिबा फुले के जीवनी से प्रेरित होकर चलाई हो, चाहे संत कबीर के जीवनी से प्रेरित होकर चलाई हो, चाहे किसी भी महापुरुष की जीवनी से प्रेरित होकर चलाई हो, उन योजनाओं को लगातार आगे बढ़ाएं, यही मेरी इनसे अपेक्षा भी रही है, रहेगी। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय नहोलाल जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, वो कृपया मंच पर आएं और अपना जोरदार संबोधन महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के उपलक्ष्य में और अभिनंदन समारोह में पूरी जनता की तरफ से करें। श्री नायब सिंह सैनी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिन्होंने हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम किया है, जिन्होंने अपने शब्दों में कहा भी है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। ये खाली शब्द नहीं, धरातल पर उतारने का काम ऐसे व्यक्तित्व ने किया। आज महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनका एक विजन था और जिन्होंने अपने जीवन में गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, अति पिछड़े के लिए जो अपना पूरा जीवन लगाया, वो पूरा का पूरा आदरणीय मनोहर लाल जी ने उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी मंच पर विराजमान, मेरी कैबिनेट में मंत्री आदरणीय सुभाष सुधा जी और हमारे यहाँ से लोकप्रिय प्रत्याशी सुभाष सैनी जी, कोई फर्क नहीं है सुभाष जी में और मेरे में, मिलकर के पिछले 5 वर्षों में जो भी आप लोगों ने हमारे काम को ध्यान में लगाया है, हमने मिलकर के उसको पूरा करने का कार्य आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किया है। मंच पर विराजमान आदरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे नवीन जिंदल जी की माता जी, जो एक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से लगातार लोगों की सेवा करने में आगे बढ़कर के तत्पर रहते हैं, ऐसी माता सावित्री जिंदल जी मंच पर विराजमान है, उनको प्रणाम करता हूं।
मंच पर विराजमान हमारे गार्जियन जिनका आशीर्वाद मिलता रहता है और स्पष्ट वो बोलते भी हैं, अगर कोई विषय है तुरंत बोल देते हैं। मुझे भी अगर उनको कोई अच्छी बात नहीं लगती थी तो मुझे आकर के तुरंत टोकते थे कि आप ऐसे मत चलिए, ऐसे आपने चलना है। ऐसे सरदार गुरदयाल सिंह सैनी जी जो हमारे पूर्व सांसद भी रहे हैं, मंच पर विराजमान हमारे इंद्री के विधायक, राज्यसभा के सांसद राम कुमार कश्यप जी, सैनी समाज के हमारे कुरुक्षेत्र सर्कल के प्रधान गुरनाम सैनी जी, पूर्व सांसद श्रीमती कैलाशो सैनी जी, हरियाणा सरकार में अभी जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं ऐसे करमवीर सैनी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री पेहवा से हमारे विधायक सरदार संदीप सिंह जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज जी, जिला के माननीय अध्यक्ष रवि बतान जी, सैनी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सैनी जी और हमारी नारनौल से चेयरपर्सन कमलेश सैनी जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, अंशुल खड़वालिया जी, पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि जी, मंच पर विराजमान सभी समाज के हमारे पदाधिकारी और आज इस स्वागत समारोह में, इस अभिनंदन समारोह में जो ये आयोजित किया है, ये हमारा नहीं है, ये आप लोगों का है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। भाइयों, ये आप लोग देख भी रहे हैं कि कितना प्यार आप लोगों से आदरणीय मनोहर लाल जी करते हैं, कितना प्यार आपसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इसका परिणाम आप लोगों ने देख लिया है। भाइयों, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन मैं कर रहा था और आप लोगों के बीच से ही उस छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया है। ये भारतीय जनता पार्टी आपसे स्नेह करती है, मनोहर लाल जी आपसे प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी आपसे प्रेम करते हैं। भाइयों, ये उसका परिणाम है, ये उसका परिणाम है। हम सब की भी एक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये लगातार देखते रहते हैं कि पूरा का पूरा समाज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को प्यार करता है और उसका परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी आपसे प्यार करते हैं। भाइयों, ये इसका परिणाम है। और आप लोगों से मैं ये आग्रह भी करूंगा कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लेकर के प्रत्याशी आए हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मुश्त कमल के फूल को जिताने का काम करें, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें।
भाइयों, ये संकल्प लेकर के आज महात्मा ज्योतिबा फुले के इस जयंती समारोह के अवसर के ऊपर हमने जाना है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन वह हम सब के सामने खुली किताब है। महात्मा ज्योतिबा फुले को, उनकी कार्यशैली को महात्मा बुद्ध ने भी उसकी प्रशंसा की है, सम्राट अशोक ने भी प्रशंसा की है, संत कबीरदास ने भी उनके बारे में कहा है कि समाज के दबे कुचले व्यक्ति को उसके सुधार के लिए और समाज में फैली कुरीतियों के सुधार के लिए उनका पूरा जीवन लगा है। और उसको लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को अपने गुरु के रूप में कहा है। क्या हमारे गुरु हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए और उनके रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने सबसे पहले आकर के यहीं कुरुक्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का अनावरण पिछले वर्ष किया। आप सब उसके गवाह हैं, आप सब लोग उसके अंदर उपस्थित थे। और महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का जब अनावरण हो रहा था, हमारे प्रधान जी को मालूम है, गुरनाम सिंह जी को, उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। मनोहर लाल जी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा लग रही है, कोई टेक्निकल दिक्कत इसमें नहीं रहने वाली है और भव्य प्रतिमा का अनावरण स्वयं आदरणीय मनोहर लाल जी ने आकर के किया है। भाइयों, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने बेटियों को आगे बढ़ाने की चिंता की, उनको शिक्षित करने की चिंता की है। समाज के दबे कुचले व्यक्ति आगे बढ़ें उसकी चिंता की है। समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को समाप्त किया जाए उसकी चिंता महात्मा ज्योतिबा फुले ने की है। और उनके पूरे के पूरे एजेंडे के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी ने उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे ही हरियाणा के अंदर आकर के इस कुरीति को समाप्त करने का आह्वान किया कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। और ये चिंता अगर किसी ने की थी, ये नरेंद्र मोदी जी ने की थी कि बेटियों को भी जीने का अधिकार होना चाहिए, वो भी इस खुली हवा के अंदर सांस लें, आगे बढ़ें। और उसको लेकर के आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस बात को धरातल पर उतारने का काम किया। आज अगर हम देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो शब्द कहा था, उस शब्द के कारण लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम ये हमारी दोनों सरकारों ने किया है। भाइयों, ये महात्मा ज्योतिबा फुले का दिखाया हुआ मार्ग था, उसको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और यहां तक कि जो हमारे गरीब व्यक्ति जिनकी आय 1,20,000 रुपए थी, भाइयों उनकी आय भी बढ़ाने का काम ये मनोहर लाल जी ने 1,80,000 किया, ताकि जो गरीब की बेटियां हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपए की, उनकी शिक्षा का सारा खर्च वो हरियाणा सरकार करेगी। ये इस प्रकार का सिस्टम बनाने का काम भी ये मनोहर लाल जी ने किया। और ये संकल्प जो लिया ये महात्मा ज्योतिबा फुले के रास्ते से ही लिया। आदरणीय मनोहर लाल जी ने प्रदेश के अंदर यह निर्णय भी किया कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुझे खुशी है इस बात की, मैं देखता हूं
जब मैं कॉलेजों के अंदर जाता हूं, बेटियों के माँ बाप भी मिलते हैं और एक बात बोलते हैं कि हम अपनी बेटी को दूर पढ़ाने के लिए नहीं भेज पाते थे, अब नजदीक में ही कॉलेज हमें मिला है, इससे भी लाखों बेटियों को शिक्षित करने का कार्य वो मनोहर लाल जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक महिला कॉलेज खोल करके उनको शिक्षित करने का काम ये मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये समझना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते को बखूब नीचे धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैं आज यहाँ से, इस मंच से एक संकल्प लेता हूँ कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं और जितने भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के लिए कार्य किए हैं, बहुत सारे कार्य हैं। अगर उनकी चर्चा करूं लंबा समय लगेगा। एक एक कार्य मैं कल होटल के अंदर बोल रहा था, मैंने कल होटल के अंदर लोगों को कहा कि मनोहर लाल जी ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। कोई व्यक्ति ऐसी योजना न सोच सकता है ना उसको बना सकता है। अगर सोच लेता है या बना लेता है तो उसके ऊपर चल नहीं सकता, परंतु उसके ऊपर चलने का काम भी वो मनोहर लाल जी ने किया है भाइयों। और उसको 100% धरातल पर उतारने का काम, यह जिम्मेवारी यह मनोहर लाल जी ने मुझे दी है। मैं आज ये संकल्प लेकर के बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूं कि उन सब योजनाओं को 100% धरातल पर उतारने का काम ये हम करेंगे, ये जिम्मेवारी हमें दी है। मैं बधाई देता हूं आदरणीय मनोहर लाल जी को कि हरियाणा के सुधार के अंदर जबरदस्त काम उन्होंने किए हैं। जब 2014 में मैं विधायक बना था और आदरणीय मनोहर लाल जी ने मंत्री बनाया, तो हमारे पास भी क्षेत्र के लोग आते थे कि भाई विधायक बन गया, मंत्री बना है, बच्चे को नौकरी लगेगी। हमने भी पर्चियां ले ली भाई, जो सिस्टम था पीछे उस सिस्टम के आधार के ऊपर हमने भी पर्ची पकड़ ली। मखलिया दे दो भाई, हम भी करेंगे मखा मुख्यमंत्री जी से बात जाकर के। और पर्ची लेकर के जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मुख्यमंत्री जी कहने लगे ये पर्ची के आधार पे नौकरी नहीं लगेगी, ये बच्चे की क्वालिटी के आधार के ऊपर नौकरी लगेगी। और आज उसका परिणाम यह निकल करके आया है। अरे 9.5-10 वर्ष हुए हैं, अगर किसी गांव के अंदर हम जाते हैं, लोग बड़े गर्व के साथ सीना चौड़ा करके एक बात बोलते हैं कि आपकी सरकार ने ये गजब काम कर दिया कि गरीब का बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग गया। जो पहले असंभव ही था, नहीं लग पाता था, गरीब व्यक्ति रह जाता था, कुछ और ही आ जाते थे। परंतु आज जो ट्रांसपेरेंसी दी है, जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम के आधार के ऊपर आज गरीब माँ का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लगा है। इसका एक बड़ा लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों